नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। आंकड़ों के खेल में राहुल गांधी उलझे हुए हैं। संसद के सत्र में हंगामा करोगे, सांकेतिक हार जीत की बात नहीं करोगे, लेकिन सांकेतिक चुनाव लड़ने की बात करोगे। हार जीत तो हार जीत होती है, उसके संकेत नहीं होते बल्कि फजीहत होती है। इसलिए जिस तरीके से ये कुछ समय से संसद के अंदर प्रोटेस्ट हंगामा कर रहे थे, धीरे धीरे आंकड़ों के खेल में ऐसे उलझे कि आज पीएम मोदी का संसद में आंकड़ा बढ़ रहा है, कांग्रेस का आंकड़ा कम हो रहा है, विपक्ष में फूट पड़ी हुई है, परेशानियां राहुल गांधी के दरवाजे पर है, जिम्मेदारी मल्लिकार्जुन खड़गे के पास है और वो हाथ पैर पूरी तरीके से बाहर कर दिए हैं, मतलब हाथ खड़ा करके सरेंडर के मूड में हैं। और इसलिए क्षेत्रीय पार्टियों के दबाव और दूसरे नेताओं के बगावत के कारण कांग्रेस का पूरा खेल बिगड़ता जा रहा है। राहुल गांधी इन आंकड़ों के खेल में ऐसे उलझ चुके हैं कि इन्हें समझ नहीं आ रहा आगे करना क्या है। आगे अभी इंतजार करना है या फिर इस कियोस्क के स्थिति में कांग्रेस को अलग थलग करके किसी तरीके से इज्जत बचानी है। यही सब चल रहा है। संसद के अंदर जब प्रोटेस्ट ये लोग कर रहे हैं तो उस समय भी कभी कभी चेयर पर बैठे इन्हीं के गुट के कोई नेता इनके ही नेता को डांट फटकार कर रहे हैं, जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ हुआ। जो संसद की कार्रवाई चल रही थी, बिल पेश किए गए और उस समय मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधे खड़ा होकर कह दिया, नहीं नहीं, इस पर तो चर्चा नहीं हो सकती, चर्चा तो केवल SIR की प्रक्रिया पर होगी। और तब चेयर पर बैठे थे बीजू जनता दल के सांसद सस्मित पात्रा और उन्होंने सीधे मल्लिकार्जुन खड़गे को कहा कि आपको नियम कानून की जानकारी है, आप इतने सालों से राजनीति कर रहे हैं, दशक पुराने राजनेता हैं और उसके बावजूद सदन के नियम कानून का आपको पता नहीं है। जब लिस्ट में, शेड्यूल में इस पर चर्चा है ही नहीं और जब बार बार यह कहा गया है कि अगर मैटर सब जुडिस है तो उस पर सदन के अंदर चर्चा नहीं होगी, तो आपको बिल पर चर्चा करनी चाहिए। लेकिन इन लोगों ने वॉकआउट किया, हंगामा किया, बाहर निकले और बाहर निकलते हुए भी कंफ्यूजन रहा किसे बाहर जाना है, किसे रुकना है। इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे की भी फजीहत हुई। लेकिन यह आंकड़ों का खेल केवल राज्यसभा में नहीं चल रहा, लोकसभा में भी चल रहा है, केवल सदन की कार्रवाई में नहीं चल रहा बल्कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी चल रहा है। उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर इंडी अलायंस में कंफ्यूजन पहले उम्मीदवार के लिए थी कि कैसे उम्मीदवार बनाया जाए। कांग्रेस को यह पूरी तरह से अपने मन में इच्छा पनप रही थी कि उम्मीदवार दो तरह के होने चाहिए, या तो कांग्रेस का नेता हो या फिर वैसा हो जो कांग्रेस का सपोर्ट करता रहा हो, या फिर वैसा हो जिसके नाम के साथ हम कांग्रेस का नाम जोड़ सके। यानी इसीलिए कांग्रेस ने तुषार गांधी का नाम सामने किया कि देखिए ये गांधी परिवार से हैं, गांधी के परपोते। तो ऐसे में क्या किया जाना चाहिए? गांधी मतलब कांग्रेस और कांग्रेस मतलब नेहरू गांधी परिवार। तो इसलिए इसको जोड़कर हम नन पॉलिटिकल का मुद्दा भी सुलझा लेंगे और उसके साथ गांधी का नाम भी साथ में जुड़ जाएगा। लेकिन वो दांव फेल हो गया। उनके नाम पर चर्चा तो हुई लेकिन सहमति नहीं बनी। आगे कुछ और नाम आए, फिर कहा पूर्व जज का नाम आना चाहिए जो गैर राजनीतिक हो। ऐसे गैर राजनीतिक कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता। कोई भी व्यक्ति जो भारत के अंदर है, जिसे वोटिंग राइट मिली हुई है, वो गैर राजनीतिक कैसे होगा? कोई भी जज क्या वोट नहीं करते? अगर वोट करते हैं तो क्या उनके दिमाग में किसी पार्टी के सपोर्ट का विचार नहीं आता? अगर विचार आता है तो फिर वो गैर राजनीतिक कैसे हो सकता है? आगे किसी पद पर जाएगा तो उसका झुकाव कहीं न कहीं उस राजनीतिक पार्टी के प्रति रहेगी जो कि हमेशा से जिसका सपोर्ट किया है, जिसे वोट किया है। लेकिन फिर भी अगर ये स्थितियां न रहे तो पद की गरिमा
रखी जाती है, बनाए रखी जाती है, उसके लिए वो व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। वो किसी पार्टी का हो, अगर पद की गरिमा है तो फिर वो उस लेवल पर उस पद के अनुसार काम करेगा। लेकिन पद की गरिमा का ख्याल नहीं है तो वो राहुल गांधी बनेगा कि नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं लेकिन मर्यादा का पता नहीं, संसद में कैसे काम करना है इसका पता नहीं, और इसलिए पद की गरिमा प्रतिष्ठा सबको धूमिल करके रख देगा और नेता प्रतिपक्ष के पद को ही ऐसे बदनाम कर देगा कि आगे लोग ये सोचने पर मजबूर होंगे कि नेता प्रतिपक्ष एक संवैधानिक तरीके से बनाया हुआ पद भी है या फिर जैसे इन पार्टियों में अपने नेता घोषित करते हैं उसी तरह से नेता प्रतिपक्ष की भी भूमिका है। यही सवाल उठते हैं और इन आंकड़ों के खेल में इसलिए उपराष्ट्रपति चुनाव में भी कांग्रेस फंसी हुई है। एनडीए ने कैंडिडेट अनाउंस किया और कैंडिडेट अपने लेवल पर एक ऐसी स्थिति में है कि एनडीए का सपोर्ट तो है ही, लेकिन राज्य स्तर पर किसी भी राज्य से किसी भी गवर्नर को बनाया जाता तो कांग्रेस के लिए यही सिचुएशन क्रिएट होती। और इसलिए आज पूरी तरह से संसद में आंकड़ा पलट चुका है और ये पलटा नहीं बल्कि मोदी का आंकड़ा बढ़ भी गया है। विपक्ष के 41 सांसद 41 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अभी पलटी मार चुके हैं और इसलिए इन लोगों को लग रहा है कि आगे जो हार जीत का फैसला तो पहले से तय है, इसलिए चुनाव जो लड़ना है वो सांकेतिक है, लेकिन सांकेतिक चुनाव लड़ा जा सकता है और हार जीत के फैसले में फजीहत तो वास्तविकता होती है, वो सांकेतिक नहीं होता। लेकिन फिर भी जैसे ही एनडीए की तरफ से बात की जाने लगी, कैंडिडेट सामने आए, दो राज्यों में समीकरण सबसे पहले विपक्ष के बदले, एक महाराष्ट्र में एक तमिलनाडु में। और इंडी अलायंस की जो बैठक हुई जिसमें डिमांड रखी गई थी डीएमके की तरफ से, वो डिमांड थी कि तमिलनाडु के किसी व्यक्ति को रखा जाए। आंध्र प्रदेश की बात नहीं हुई थी, साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया की बात नहीं हुई थी, लेकिन इन लोगों ने आंध्र प्रदेश को तवज्जो दिया और वहां के व्यक्ति को, सुदर्शन रेड्डी को, उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित कर दिया। लेकिन डीएमके के अंदर कसमकस की स्थिति है, वो बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि हमारी बात तो नहीं मानी गई, जबकि हमारे सांसदों की संख्या छोटी मोटी नहीं है। ये कांग्रेस या टीएमसी ये गैर राजनीति के नाम पर हमें इग्नोर किया है। हम बार बार वो गलती नहीं दोहरा सकते, पहले भी ऐसी गलतियां कर चुके हैं और इसलिए फिर से ये गलती नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए डीएमके के सांसदों की भी जो बैठक हुई उसमें कंफ्यूजन इस बात के लिए रहा कि पिछली बार एक बार हमने कांग्रेस के कहने पर कर दिया था, एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर दूसरी बार राष्ट्रपति की उम्मीदवारी हुई, हमने सपोर्ट नहीं किया, बाद में बड़ी फजीहत हुई थी। इस बार हम लोग अगर सपोर्ट भी इंडी अलायंस की तरफ से करें तो उसी तरह से जैसे बीजू जनता दल किसी मुद्दे पर करती है, मतलब अपने अपने विवेक के अनुसार वोट करें। और ये तो डीएमके की स्थिति है, लेकिन तमिलनाडु की दूसरी पार्टियां जो कि इंडी अलायंस का हिस्सा है, वीसी जिसके 3 सांसद हैं, वो पलट चुके हैं। एमडीएमके ये भी पार्टी पलट चुकी है, 2 सांसद हैं। तो इस तरह से ये तमिलनाडु का जो पूरा गणित तो बिगड़ ही गया, लेकिन दूसरी तरफ महाराष्ट्र में भी यही चल रहा है। ये लोग जो बार बार कह रहे हैं यूबीटी और शरद पवार की एनसीपी, ये दोनों पार्टियां भले ही इनकी बैठक में शामिल हो, शरद पवार भले ही इनकी बैठक में शामिल हो, लेकिन वो अलग रास्ते पर चल रहे हैं। जिस तरीके से संजय राउत जैसे नेता ने बधाई दी और उसके बाद बीच में जो फडणवीस के साथ आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे की मीटिंग हुई है और मामला यहां चल रहा है कि महाराष्ट्र के गवर्नर को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया गया है, हम लोग मिलजुल कर उनका सपोर्ट करें क्योंकि ये महाराष्ट्र की बात है। वो इतने समय तक गवर्नर रहे, सबके साथ बेहतर संबंध रहा है और इसलिए शरद पवार भी पलट रहे हैं। उनका भी लोकसभा में 8 सांसद और 2 सांसद राज्यसभा में हैं, जबकि यूबीटी के 9 सांसद लोकसभा में और 2 सांसद राज्यसभा में हैं। ये दोनों महाराष्ट्र के जो 21 सांसद है वो भी पलटी मार चुके हैं। उसी तरीके से
राज्यसभा में सदस्यों की संख्या की बात हो रही है, क्योंकि कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो विपक्ष में तो बैठी हुई है लेकिन लोकसभा में उसके सदस्य नहीं है, लोकसभा सांसद नहीं है। जैसे बीजू जनता दल, इनके राज्यसभा में तो 7 सांसद हैं, लोकसभा में एक भी नहीं है। लेकिन पिछले दिनों वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर भी राज्यसभा में इन्होंने सपोर्ट में वोट दिया था और व्हिप जारी करने से मना कर दिया था। उसी तरीके से मायावती की पार्टी ये भी कह रही है नहीं नहीं, हम तो किसी के साथ खड़े नहीं हैं, लेकिन वो एनडीए के सपोर्ट में ही खड़ी है, क्योंकि इंडी अलायंस राहुल गांधी और दूसरी तरफ राहुल गांधी के साथ जो आजकल साथ साथ चल रहे हैं ये अखिलेश यादव, इसके कारण मायावती का एक सांसद ही है राज्यसभा में, वो भी एनडीए के सपोर्ट में आ चुका है। उसी तरह आंध्र प्रदेश की बात है, वाईएसआरसीपी जिसके 4 सांसद लोकसभा में, 7 सांसद राज्यसभा में हैं, मतलब 11 वोट उसके पास है, वो भी पहले ही समर्थन दे चुका है। इन राज्यों में जैसे स्थितियां बदली है, उसके अलावा भी कई छोटी छोटी पार्टियां हैं जो एनडीए के गुट में शामिल हो रही है। मतलब इतने में 41 वोट तो इधर से उधर हो गए, 41 सांसदों ने पलटी मार ली। लेकिन इसके अलावा भी अभी जो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है डीएमके के अंदर कि आंध्र प्रदेश के उम्मीदवार को वोट दें या तमिलनाडु के उम्मीदवार को वोट दें, इस पर डीएमके में काफी क्योस पैदा हो गया है। वहां भी चल रहा है कि 39 सांसदों में से अभी 22 सांसद तमिलनाडु के इन्हीं के पास हैं, तो वो लोकसभा में जो सांसद हैं वो आंध्र प्रदेश के व्यक्ति के बदले तमिलनाडु के उम्मीदवार को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। राज्यसभा के सांसद भी यही विचार रखते हैं, क्योंकि इन लोगों ने तो नाम भी दे दिया था, अगर गैर राजनीतिक व्यक्ति को रखना है एम अन्नादुरई को रखो, जिसके नाम पर चर्चा भी हुई। दूसरी तरफ अगर आपको ऐसे ही लगता है तमिलनाडु के व्यक्ति, तो तिरुचि शिवा का नाम दिया था, इनके नाम पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन जब दबाव में आप बंगाल के, दबाव में उत्तर प्रदेश के विपक्ष के नेताओं पर, यानी अखिलेश यादव, ममता बनर्जी जैसे नेताओं के दबाव में आओगे, तो फिर दूसरी पार्टियां यह समझने पर मजबूर होगी कि कांग्रेस का गेम प्लान क्या है। आखिरकार कांग्रेस ने सरेंडर तो कर दिया कि अगर अपने उम्मीदवार रखेंगे पिछली बार की तरह, जैसे मार्गरेट अलवा का नाम सामने लाया, और जब हार हुई तो यह कांग्रेस की हार कही गई, इंडी अलायंस की नहीं। इसलिए इस बार चालाकी की गई कि हार को इंडी अलायंस की हार में तब्दील कर दो, कांग्रेस की हार नहीं दिखनी चाहिए, और कैंडिडेट ऐसा रखो जिसमें कांग्रेस से सीधा जुड़ाव नजर ना आए। लेकिन फिर भी आंकड़े जो बदले हैं उसमें कांग्रेस के अंदर भी कंफ्यूजन है। ये दूसरी पार्टियों की बात हो रही है, लेकिन कांग्रेस के अंदर क्या सारे के सारे सांसद उनके इस बात के लिए तैयार हैं कि वो इंडी अलायंस की तरफ से वोट करेंगे? अभी तो कई और खेल होने बाकी हैं, जिसमें शशि थरूर गुट के कई सांसद, जिसमें केरल के सांसद हैं, चूंकि उनको लगता है कि शशि थरूर के साथ गलत हुआ है तो वो उनके साथ खड़े हैं और ये लोग वोट करेंगे एनडीए के कैंडिडेट को। उसी तरह से मनीष तिवारी भी पिछले कुछ समय से पूरी तरह बगावती मोड में हैं और वो भी एनडीए के कैंडिडेट को वोट कर सकते हैं। जैसी स्थिति है, 21 ऐसे नेता हैं कांग्रेस के अंदर जिनको लग रहा है कि इस बार राहुल गांधी को तो सबक सिखाना चाहिए, क्योंकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में आप व्हिप जारी नहीं कर सकते। जिसकी जो मर्जी है, जैसे स्वविवेक है, उसी के अनुसार वो वोटिंग करता है, तो अब व्हिप जारी नहीं कर सकते। सीक्रेट वोटिंग होती है, तो इसमें आप बता नहीं सकते कि किसने किसके पक्ष में वोट दिया। इसलिए कांग्रेस की फजीहत तो होनी है, और इसमें चाहे जितनी बार कोशिश कर ले कांग्रेस, राहुल गांधी ये सोच लें कि हमने विपक्ष के खेमे में बॉल डाल दिया है और बाद में हाथ खड़ा करके कह देंगे कि हमारी हार नहीं, विपक्ष की हार है, लेकिन हार तो कांग्रेस की ही है, राहुल गांधी की है। जिद पर तो यही अड़े रहे कि नहीं, हमको चुनाव लड़ना है उपराष्ट्रपति का। इसलिए पूरा का पूरा खेल बदल चुका है। आंकड़ों के खेल में कांग्रेस हार चुकी और शाह ने जो चाल चली उस पर राहुल गांधी की तो ऐसी फजीहत होने वाली है, जिसके बाद ये आगे किसी भी टकराव की स्थिति में पीछे ही हटेंगे, लड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। जैसे स्पीकर पर
चुनाव के समय फजीहत हुई, उपराष्ट्रपति पर हुई, फिर इस बार उपराष्ट्रपति पर होगी और फिर कांग्रेस को पता चल जाएगा कि ये 99 का आंकड़ा कोई खास नहीं है जिसके बदौलत हम अपने बेइज्जती को ढक सके, उससे बच सके। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।